आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम। वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहाँ सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों के श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक। श्वेत क्रांति हो हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। किसान भाई हो जय जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। किसान भाई हो, आज के हमारे कार्यक्रम के विषय है रबी में दलहनी तिलहनी फसलों की तैयारी कैसे करें। किसान भाई हो, जैसे कि आप मन जानत हो कि हमार अब धान पक गए हवय और धान के बाद हमारे कई जन किसान भाई मन ह जेकर करा उपयुक्त साधन सुविधा और जो मन चाहते कि वो मन ह दलहनी फसल तिलहनी फसल लगावे और बढ़िया से आमदनी कमावे, तो ओकर विषय में आज चर्चा करबो हमन संगवारी हो। जैसे कि आप मन चना लगात हो, मसूर लगात हो, तिवरा लगात हो और आपन सरसों लगात हो तिलहनी फसल में, तो जम्मो बात के जानकारी अभी हमार संग में दी और वे विषय में चर्चा करे बर हमार संग में हवय डॉक्टर एस टूटेचा जी, निदेशक विस्तार सेवाएं, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर। टूटेचा जी, आप मन के स्वागत है। किसान भाई हो, चर्चा ला तो अभी हमन आगे जारी रखबो, लेकिन ओकर ले पहली एक ठन फिल्म बने है, आवो वो फिल्म ला देखबो, ओकर बाद चर्चा लागे जारी रखबो। रबी दलहनी तिलहनी फसलों की खेती की तैयारी किसानों के लिए है लाभकारी। ऐसे ही दलहनी फसलों में शामिल है तिवरा, मसूर, बटरी और चना की बुवाई। इसे सही समय पर किया जाए तो अच्छा खासा लाभ हो सकता है। खेती की तैयारी में शामिल है मिट्टी की जांच, जुताई और खरपतवार हटाना। इसके लिए खेत को अच्छी तरह से जुताई करके उसे समतल कर लिया जाए तो जल निकासी की अच्छी व्यवस्था हो जाती है। मिट्टी की जांच करके ये पता लगाया जा सकता है कि उसमें कौन से पोषक तत्व हैं और किन पोषक तत्वों की कमी है। पोषक तत्वों की कमी होने पर उर्वरक प्रबंधन से उसकी पूर्ति की जा सकती है। रबी की फसल की बुवाई का सबसे अच्छा समय होता है अक्टूबर से दिसंबर का। यही वो समय होता है जब मिट्टी में पर्याप्त नमी होती है। बुवाई करते समय नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का उपयोग करने से अच्छा रहता है। इसके अलावा सल्फर और जिंक का प्रयोग भी दलहनी तिलहनी फसलों के लिए बहुत अच्छा होता है। कभी कभी जरूरत पड़ने पर जैविक उर्वरक का प्रयोग भी आवश्यक हो जाता है। विशेष रूप से
दलहनी फसलों में राइजोबियम जीवाणु से बीज उपचार किया जाए तो जड़ों में जो गांठें बनती हैं उससे नाइट्रोजन को सोखकर जमीन में इकट्ठा किया जाता है और इससे भी उत्पादन में वृद्धि होती है। धान की खेती के बाद दलहनी और तिलहनी फसलों को लगाया जाता है ताकि भोजन की थाली का स्वाद कुछ और बढ़ जाए और ये तभी संभव है जब उत्पादन अच्छा हो और इसके लिए खेत में उचित जल निकासी वाली मिट्टी होनी चाहिए। इससे उत्पादन बेहतर होता है क्योंकि ये ऐसी फसलें हैं जो कम पानी में भी हो जाती हैं, अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती। एक बात और ध्यान में रखने योग्य है कि दलहनी फसलों में जब फूल आने लगते हैं उस समय इन्हें थोड़ी सी नमी भी चाहिए होती है ताकि फूल झड़ने न पाएं और फलियां स्वस्थ हों। किसी भी फसल में उत्पादकता अच्छी हो ये तभी संभव हो पाता है जब अच्छे बीज, उचित जल प्रबंधन और उर्वरक प्रबंधन के साथ ही कीट और रोग का नियंत्रण भी सही तरीके से हो। तो रबी की दलहनी तिलहनी फसलों की खेती की अच्छे से करें तैयारी ताकि किसानों के लिए ये फसल हो लाभकारी। किसान भाइयों, कार्यक्रम में फिर एक बार आपका स्वागत है और आपके मन में अगर कुछ प्रश्न है तो आप हमारा टोल फ्री नंबर ज़रूर नोट कर लीजिए और अपना प्रश्न करिए। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-9418। एक बार और आप नंबर का मिलान कर लें, 1800-233-9418। इसमें आप अपना प्रश्न करें। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे कि जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दलहनी फसलों के लिए एक योजना लागू किया है, इस योजना का उद्देश्य क्या है? देखिए, अभी 11 अक्टूबर को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने धन्य धान कृषि योजना के साथ दलहन मिशन का भी जो है वो शुभारम्भ किया है जी। इसका जो प्रमुख उद्देश्य है दलहनी फसलों का उत्पादन बढ़ाना और इसके साथ ही देश को दलहनी फसल के लिए आत्मनिर्भर बनाना है, जिससे कि हमको बाहर से जो हम विदेशों से दाल का आयात करते हैं उसको ना करना पड़े और पूरे देश में ये अभियान चलाया जाएगा। साथ ही इसके लिए 100 जिलों का चयन भी किया गया है जी। तो जैसे कि आप अभी बता रहे हैं कि 13 अक्टूबर को माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो योजना लागू किया है, लॉन्च किया है, तो 100 जिला, तो 100 जिलों में क्या हमारा छत्तीसगढ़ भी शामिल है? हमारे छत्तीसगढ़ के कुछ जिले उसमें शामिल हैं? छत्तीसगढ़ के लिए भी ये एक अच्छी चीज़ है कि छत्तीसगढ़ के 3 जिले जी, कोरबा जी, जसपुर और दंतेवाड़ा, इसके लिए चुना गया है और यहाँ पर दलहनी फसलों के लिए इसके उत्पादन क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए विशेष कार्य किया जाएगा। इसके अलावा पूरे छत्तीसगढ़ के समस्त जिलों में दलहनी फसल उत्पादन बढ़ाने, इसकी उत्पादकता बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है जी जी। डॉक्टर साहब, जैसे कि आप बता रहे हैं 3 जिला हमारे छत्तीसगढ़ का चयन किया गया है और ख़ासकर हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसे कौन कौन से जिले हैं, कौन कौन से भूभाग हैं जहां हमारे किसान दलहनी और तिलहनी फसल लगा रहे हैं और उससे आमदनी वो कमा रहे हैं? और सरकार भी इसमें जोर दे रही है कि सरकार कह रही है कि आप दलहनी तिलहनी फसल ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, आप धान का रकबा भी आप कम करिए और इसमें आइए। तो ये सरकार जोर दे रही, इसका मुख्य कारण क्या है? देखिए जी, इसका प्रमुख कारण है कि हमारे देश में जी जो लगातार प्रयास के कारण दलहन का उत्पादन तो बढ़ा है जी, लेकिन जैसा आप भी जानते हैं कि यहाँ पे दलहनी जो है वो प्रोटीन का प्रमुख सोर्स है जी। हमारे देश के बहुत सारे लोग जो है शाकाहारी हैं और उस पर प्रोटीन का जो मुख्य स्रोत है वो दाल के द्वारा ही प्राप्त होता है। दूसरा कि जैसे जैसे हमारे यहाँ आबादी बढ़ते जा रही है, लोग दलहनी फसलों के खाने के प्रति रुचि बढ़ा रहे हैं, तो उत्पादन बढ़ने के बाद भी देश की जो पूरी आवश्यकता है उसको हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जिससे कारण यदि विदेशों से हम इसका आयात करते हैं तो हमको अतिरिक्त जो है विदेशी मुद्रा का खर्च होता है। तो उसको रोकने के लिए
और दलहनी उत्पादन बढ़ाने के लिए इस योजना को बनाया गया है। दूसरा प्रमुख कारण बताऊं मैं कि दलहनी फसलें जो हैं उसमें जो है उर्वरक की मात्रा भी कम लगती है जी। दलहनी फसलों की जड़ों में जो है एक प्रकार की जो ग्रंथियां हैं वो पाई जाती हैं और ये वायुमंडल से नाइट्रोजन को लेकर जमीन को वो जो है देती हैं और इसको पौधों को लाभ भी मिलता है जी। तो दूसरा फायदा कि इसमें कम मात्रा में उर्वरक की आवश्यकता होती है। तीसरा जो प्रमुख है कि इसके लिए सिंचाई की आवश्यकता भी कम होती है जी। यदि हम खाद्यान्नी फसलों की अपेक्षा देखें तो इसमें बहुत कम की मात्रा पानी की मात्रा लगती है। अधिकांश किसान भाई जिनके पास 1 से 2 सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो इसका अच्छा उत्पादन ले सकते हैं जी। जहाँ तक हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ का सवाल है कि जो बरसात होती है उसके नमी को संरक्षण करके कई किसान भाई बिना जिनके पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है वो भी तिवड़ा और चना की फसल लेते हैं जी। यदि इसके बारे में और बात करें तो इसके लिए कोई बहुत अच्छी कोई हम कहें कि बहुत उर्वरक मृदा की आवश्यकता नहीं होती है जी। तो कम पानी में अच्छा उत्पादन के द्वारा दलहनी उत्पादन को हमको आत्मनिर्भर बढ़ाने के लिए दाल का उत्पादन और उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार जो है वो दलहनी फसलों में विशेष जोर दे रही है जी। टूटेजा साहब एक बात हम जानना चाहेंगे कि हमारे छत्तीसगढ़ में कौन कौन से दलहनी और तिलहनी फसल हम लोग लगाते हैं, हमारे किसान भाई लगाते हैं छत्तीसगढ़ में? देखिए जो छत्तीसगढ़ है उसमें हम कहें कि रबी मौसम में जी और रबी के बाद जो ग्रीष्मकालीन मौसम आता है जी उसमें अधिकांश दलहनी फसल जैसे मैं कहूँ कि मूंग, उड़द, मसूर, चना, तिवड़ा और कुल्थी दलहनी फसल लगाई जाती है जी। तिलहनी फसलों की हम बात करें तो यहाँ सरसों का जो क्षेत्र पहले वो बढ़ रहा है जी। इसके अलावा तिल का जो है वो क्षेत्र बढ़ रहा है। मूंगफली के खेती के लोग भी छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं तो इसके पहले सरकार साथ ही साथ तिलहन योजना भी चलाती है जिससे कि तिलहन उत्पादन में हमारा जो है वो वृद्धि हो सके। जी जी। डॉक्टर साहब हमारे एक फ़ोन कॉलर जुड़ गए हैं और वो अपना प्रश्न करना चाहते हैं। किसान भाई नमस्कार, अपना नाम बताएं और अपना प्रश्न करें। हेलो योगेश जांगड़े बोला था तिरवा बांधा बेमेतर आले। जी जी जांगड़े जी अपना प्रश्न करें। ये चना लगाना चाहा था तो ओकर बारे में बताते हो भैया। अच्छा चना लगाना चाहते हैं तो उसकी तैयारी और कैसे करें? जांगड़े जी आपका बहुत अच्छा सवाल है। बेमेतरा जिला में चने की खेती बहुत बड़े क्षेत्रफल में होती है तो सबसे पहले ये ध्यान दें कि यदि सोयाबीन की फसल लगी है चूँकि उसमें कटाई करीब करीब हो चुकी है और कहीं चल रही है तो जैसे ही इसकी कटाई हो जाए ज़मीन को सबसे पहले डिस्क हैरो या कल्टीवेटर के द्वारा तैयार कर लें। चने में उकटा रोग की समस्या होती है, इसके नियंत्रण के लिए आपको चाहिए कि जो हमारे पास वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद रहती है इसमें ट्राइकोडर्मा मिलाकर कुछ दिन रख दें और जब हम अंतिम जुताई कर रहे हैं उस समय इसका छिड़काव करें जिससे कि उकटा के अलावा अन्य रोगों से भी हमको सावधानी पूर्वक हमको उसमें सुरक्षा होती है। दूसरा कि जैसे कि बताया कि इसमें उर्वरक की मात्रा कम लगती है तो हमारे पास कई जैविक उर्वरक हैं। राइजोबियम कल्चर खास कर हर फसल का अलग अलग होता है तो चने की खेती के समय राइजोबियम कल्चर का भी आप जरूर उससे वो कर लें, उपचारित ध्यान रखें, बीज को उपचारित कर लें, बीज उपचारित कर लें। जी जी तो बीज उपचारित करते समय ये ध्यान रखेंगे कि पहले जो है वो हमको राइजोबियम कल्चर से और उसके बाद जैव उर्वरकों से उपचारित करना चाहिए जिससे कि जैव उर्वरक का हम बाद में उपयोग करते हैं कि जो उसमें छोटे छोटे जो हमारे के लाभदायक बैक्टीरिया रहते हैं वो अच्छे से काम कर सकें। तो इन बातों को ध्यान रखते। दूसरा कि यदि आपके खेत में यदि पानी का जमाव होता है तो जल निकास की नाली जरूर बनाएंगे जिससे कि जो दलहनी फसल है वो काफ़ी सहनशील होती है। यदि जल भराव की स्थिति होती है तो खेत की तैयारी करते समय ध्यान दें कि यदि कहीं जल भरता है तो या तो पहले खेत को समतल कर लें और यदि कहीं आवश्यकता पड़ती है तो जल निकास की नाली अवश्य बनाएं। दूसरा कि सबसे बड़ी चीज़ बताऊं आपको, अच्छे उत्पादन के लिए ज़रूरत होती है उन्नतशील जातियों की। तो आप चने की जो उन्नतशील जातियां हैं उसको आप नोट कर लें कि हमारे पास जो छत्तीसगढ़ चना जो है वो छत्तीसगढ़ चना 2, इंदिरा चना 1, इसके अलावा जो RVG 202, 204, JG 14, JG 16 ये सब जो है उपयुक्त जातियां हैं
उन्नत जातियां हैं जो कि अच्छा उत्पादन देती हैं, तो अभी से बीज की व्यवस्था जरूर कर लें। और जो वैज्ञानिकों द्वारा या अभी जैसे आपको बताया कि कैसे हम इसका बीज उपचार करें, कैसे राइजोबियम कल्चर का उपयोग करें, इसको कर आप अच्छे से चना का उत्पादन ले सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, एक बात जैसे अभी आप बता रहे थे, तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय हमेशा किसानों के हित में लगातार वो कार्य करती रहती, तो चना का भी कुछ ऐसा किस्म आपने अनुसंधान किया है, विकसित किया है और किसानों के लिए उपलब्ध है? देखिए, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने इसके लिए जो बताया मैं आपको जी कि इंदिरा चना 1, छत्तीसगढ़ चना 2, जी ये 2 नई जातियां निकाली हैं जो कि यहाँ की जलवायु के अनुकूल हैं। जी। तो इन जातियों का आप चयन करें। इन जातियों के चयन करने के साथ ही इसको लगाने के समय देख लें कि इसकी बुवाई जो है आप नवंबर माह में ज़रूर कर लें, जिससे कि देर से लगाने से उत्पादन प्रभावित होता है वो ना हो पाए। जी जी, समय का विशेष ध्यान, समय का विशेष और जाति का विशेष ध्यान देना चाहिए। हमारे एक और किसान भाई जुड़ रहे हैं। किसान भाई नमस्कार, जय जोहार। नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूँ बाराबंकी से। जी जी मैं मिश्रा, ये चाहता हूँ कि इसके पहले जो जैसे हमारी अरहर की बुवाई हो चुकी है तो उसके साथ हमें क्या करना चाहिए, और दूसरी चीज जो हमारी इस समय मसूर है, चना है, मटर है, इसको बोना है तो शुरुआती दौर से लेकर के हमें आखिरी दौर तक कौन कौन सी क्रियाएं करनी चाहिए जिससे अधिक जो है दलहनी फसल की पैदावार हो सके? जी जी जी, बढ़िया मिश्रा जी। नंद जी, आपका क्वेश्चन जो प्रश्न है बहुत अच्छा है। देखिए, जितनी भी दलहनी फसल हैं, सर्वप्रथम तो ये ध्यान रखें कि ज़मीन की तैयारी करते समय ज़मीन को समतल कर लें, जिससे कि जल का भराव जो है आपके खेत में नहीं हो पाए। दूसरा कि इसमें ट्राइकोडर्मा से इसका उपचार करें ज़मीन का। यदि किसी कारणवश यदि हम मृदा उपचार नहीं कर पाते हैं तो बीज उपचार अवश्य करें, ट्राइकोडर्मा से इसका उपचार करें। दूसरा कि जो नाइट्रोजन और फास्फोरस को बढ़ाने के लिए जैव उर्वरक होते हैं, ये जो हमारी ज़मीन में ये उपलब्ध रहते हैं तथा इसको घुलनशील बनाता है जो पीएसबी उर्वरक है, जिससे कि फास्फोरस की अच्छी मात्रा जो है उसको मिल सके, जिससे कि हम अपनी जो उर्वरक की मात्रा है उसको कम कर सकते हैं। तो इससे क्या है, बीज उपचार करें। तीसरी बात की जो जैसे कि पहले बताई गई है, अच्छी जातियों का प्रयोग करें। यदि नींदा का प्रकोप ज़्यादा है और यदि हमारे पास मजदूर वहाँ पे कम मिल रहे हैं तो नींदानाशक दवा जैसे कि पेंडामेथालिन नामक दवा बोनी के 3 दिन के अंदर इसका छिड़काव करें। छिड़काव करते समय ध्यान दें कि ज़मीन में नमी की मात्रा जरूर रहनी चाहिए। इस प्रकार ये जो शुरुआती क्रिया हैं इसको कर हम चाहे चना हो, चाहे मसूर हो, चाहे मटर हो, चाहे तिवड़ा हो, सभी का अच्छा उत्पादन हम प्राप्त कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, एक बात हम और जानना चाहेंगे कि जैसे हम दलहनी तिलहनी फसलों की बात हम कर रहे हैं, तो दलहनी हो या तिलहनी हो, जब हम वो फसल लगाएं तो किस बात की विशेष हमको ध्यान रखना चाहिए, सावधानी रखना चाहिए, जिससे हमारा उत्पादन बहुत बढ़िया हो, लगाते समय कोई से गलती या चूक असावधानी न हो? ठीक है जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताया कि इसको समय का ध्यान रखें। जी। नवंबर माह इसके लिए बहुत ही उपयुक्त रहता है। आप नवंबर माह में चने की बुवाई कर लें। जो उन्नतशील जातियां हैं उसी का प्रयोग करें, जो कि छत्तीसगढ़ के लिए जो है वो अनुशंसित हैं। हमारे सभी अधिकांश जिलों में, हमारे 27 जिलों में कृषि विज्ञान केंद्रों में दलहनी फसलों के उन्नत तकनीक के बारे में बताया भी जाता है, प्रशिक्षण भी दिया जाता है, किसानों के यहाँ अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन भी लगाया जाता है। तो इनके माध्यम से इसका लाभ उठाएं। बीज का उपचार जो है वो अवश्य करें। यदि पानी भरता है तो जल निकास का प्रबंध करें। इस प्रकार से आप जो है आपका खर्च भी कम आएगा। दूसरा कि अभी जो है वो लिक्विड फर्टिलाइज़र जिसको हम कहते हैं, जो है कि वो डीएपी हो, इसको जो हम नैनो फर्टिलाइज़र कहते हैं, इसका प्रयोग करके आप अपने उर्वरकों की मात्रा कम कर सकते हैं। और दूसरा कि इसका अच्छा फ़ायदा भी फसलों को मिलता है। तो खर्च कम करने के लिए, ज़्यादा लाभ लेने के लिए इनका प्रयोग करें। नींदा यदि है तो नींदानाशक दवा का प्रयोग करें, यदि नींदा कम है तो हाथ से, और यदि नींदा की मात्रा ज़्यादा है, मजदूर वहाँ महंगे हैं, तो नींदानाशक दवा का प्रयोग करेंगे। जी
डॉक्टर साहब, जैसे कि हम दलहनी तिलहनी फसल लगा रहे हैं तो जल प्रबंधन विशेष रूप से जल प्रबंधन कैसे करना चाहिए और कब कब करना चाहिए? जैसे आपने तो अभी बताया है कि ज़्यादा जल भराव सहन नहीं कर पाती तो नाली होना चाहिए, उसके बारे में भी थोड़ा सा और हमारे किसान भाइयों को बताएं। देखिए, जल प्रबंधन में दो चीज़ आती है जी, एक तो सिंचाई और दूसरा जल निकास जी। यदि हमको इसका अच्छा उत्पादन लेना है, कई किसान भाई यहाँ पे तिवड़ा की फसल लेते हैं जी, जिसमें कि हमको पानी की मात्रा कम लगती है, तो उसका ध्यान दें कि धान कटाई के 15-20 दिन के पूर्व ही तिवड़ा की बुआई कर दें जी। तिवड़ा की बुआई यहाँ उतेरा विधि द्वारा होती है, जैसे जी, बताया, जी, धान उतेरा। काटने के पूर्व उसको कर देते हैं जी। इसके लिए 3 जातियाँ, महातिवड़ा जो है हमारी विश्वविद्यालय की निकाली एक बहुत अच्छी जाति है। इसके अलावा हमारे पास रतन करके है, प्रतीक जाति इसके लिए बहुत उपयुक्त है। तो तिवड़ा का जो उत्पादन है, यदि हम इन उन्नतशील जातियों को लगाएं तो इसका उत्पादन हमको अच्छा होगा। यदि सिंचाई की मात्रा को हम देखें तो जिन किसान भाइयों के पास यदि 2 सिंचाई है तो एक सिंचाई जो है उसकी शाखा बनते समय और दूसरी सिंचाई फूल आने के पहले देनी चाहिए जी। यदि हमारे पास तीसरी सिंचाई भी उपलब्ध है तो उसको जो है हमारे जब दाना बनते हैं उस अवस्था में करनी चाहिए। लेकिन जैसा कि बताया, यदि सिंचाई देते समय हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि पानी का जमाव न होने पाए, तो दलहनी और तिलहनी फसलों में हम धान सरी का खुला पानी न छोड़ के नाली विधि के द्वारा या पाइप के द्वारा आगे बढ़ाकर फिर उसको पाइप को हम हटाते जाते हैं, उसके द्वारा हम सिंचाई को देंगे, जिससे कि जो सहनशील है जो दलहनी तिलहनी जाति पानी के प्रति, उससे बचाव हो सकेगा। जी। डॉक्टर साहब, जैसे हम बहुत मेहनत किए दलहनी तिलहनी फसलों में, और एक बात और हम जानना चाहेंगे, जैसे वर्षा के पहले जो अरहर लगाए हमारे किसान भाई, और अभी और लगाना चाहते हैं और लगाते भी हैं कुछ लोग जो है, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा आप बताएं। देखिए, अरहर की खेती हमारे यहाँ होती है, खेत में भी होती है और मेड़ों में भी करते हैं। जी जी। तो जब इसका जो अगले आने वाले महीने नवंबर दिसंबर में इसको फली भेदक कीट लगता है, तो उस किसान भाई ध्यान देंगे उसमें, यदि फली भेदक कीड़ा हमको एक हम कहते हैं ईटी लेवल की उस लेवल से ऊपर दिखे तो हमें इसमें दवा का छिड़काव हमको करना चाहिए। जी जी। और बाकी जैसे कीट नियंत्रण और हमारे जो अन्य फसल हैं, उसमें भी किस प्रकार से हम रोग नियंत्रण कीट प्रबंधन हमको करना चाहिए, इसके बारे में भी हमारे किसानों को देखिए, पहले तो हमको अच्छी जातियों का चुनाव करना चाहिए जिससे कि उसमें रोग कीट का प्रकोप कम हो। दूसरा, यदि हम समय पर बुआई करते हैं तो रोग और कीट का प्रकोप कम होता है जी। तो पहले मैं किसान भाइयों को कुछ उन्नतशील जातियाँ बताना चाहूँगा कि जैसे मूंग है, उसमें हम 12, शिखा और विराट जो है ये अच्छी जातियाँ हैं जी। उड़द के लिए हम इंदिरा उड़द प्रथम लगा सकते हैं, NUL 7 लगा सकते हैं। इसके अलावा मटर में IPFD 14-12 और 12-2 किसान भाई इसको नोट कर लेंगे। तिवड़ा में महातिवड़ा, रतन और प्रतीक है। तो उन्नतशील जातियों के बाद हमको रोग एवं कीट से, क्योंकि हम डायरेक्ट जो है हम दवा पे नहीं आते हैं, तो सही समय पर इसको लगाएं। जैसे चना है, इसमें इल्ली का प्रकोप होता है, तो उसके लिए टी आकार की खूंटी लगा दें जिसमें कि चिड़िया जो बैठती है वो इसको खाती हैं। प्रकाश प्रपंच और फेरोमेन प्रपंच का इसमें जरूर प्रयोग करें, जिससे कि हमको पहले ही समझ में आ जाए कि इन कीट और रोग का प्रकोप होने वाला है तो उसका नियंत्रण कर सकें। इसमें उकटा रोग की समस्या दलहनी फसल में बहुत ज़्यादा मात्रा में आती है, तो उस उकटा रोग के नियंत्रण के लिए पूर्व में जैसे बताया कि बीज उपचार जो है हमको अवश्य इसका कर लेना चाहिए। दूसरा, इसमें एक पाउडरी मेडल्यू भभूतिया रोग आता है जिसमें पत्ती के दोनों तरफ, खासकर नीचे हिस्से में पाउडर सरीखा जमता है, तो इसके लिए सल्फेक्स नामक दवा आती है, उसका प्रयोग करें। लेकिन किसान भाई ध्यान दें कि रासायनिक दवा का उपयोग सबसे अंत में करें। पहले जो हमारी जो कृषिगत विधियां हैं उसको जरूर अपनाएं कि समय पर बुवाई करें, उन्नतशील जातियों का प्रयोग करें, बीज का उपचार करें, जल निकास की नाली अवश्य बना लें जिसका कि वो नहीं हो, टी आकार की खूंटी लगाएं, फेरोमेन ट्रैप और प्रकाश प्रपंच जो होता है इसका उपयोग करें। और अंत में हमको लगता है कि जो कीट का प्रकोप ज़्यादा हो रहा है, खासकर चने की इल्ली वगैरह का, तो हमको रासायनिक दवा का इसमें ये प्रकाश प्रपंच के बारे में जैसे बताएं, तो वो उसका समय भी कुछ है क्या? हाँ, उसका समय भी है। देखिए, प्रकाश प्रपंच जो है
उसको हम सायंकाल 7 से 10 बजे के बीच करते हैं जी। इसमें क्या होता है, कीट इसके ऊपर आकर्षित होते हैं जी। और वो बल्ब से टकरा कर, रोशनी से टकरा कर नीचे गिरते हैं जी। नीचे एक मिट्टी का तेल या किसी पात्र में रखे रहता है, इससे कीटों में जो है कमी आती है जी। तो जो इसका समय आपने पूछा है, एक खासकर ध्यान देने वाली चीज़ है जी। कि समय का विशेष ध्यान दें। और आजकल हर प्रकार के प्रपंच जो बाजार में उपलब्ध हैं, आप इसको खरीद के लगा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आप बहुत कम समय में विस्तार से किस प्रकार से रबी में हम दलहनी तिलहनों की तैयारी करें, कैसे लगाएं, किस बात का ध्यान रखें, प्रजाति का हम चयन करें, उच्च किस्म का चयन करें, मतलब तमाम विषयों पर बहुत विस्तार से आपने बताया और आप आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, अभी हम देख रहे थे कि किस प्रकार से दलहनी तिलहनी फसलों की बहुत ही आवश्यकता है, उस क्षेत्र में हम लोग जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा दलहनी और तिलहनी फसल पैदा करें ताकि हम आत्मनिर्भर हों। हम बाहर से जो आयात करते हैं, बहुत सारा हमारा धन बाहर चला जाता है, तो इसलिए आप भी दलहनी तिलहनी फसल ज़रूर लगाएं और आप आत्मनिर्भर बने। बस आज इतना ही। आने वाले समय में फिर नई जानकारी, नई तकनीक, नई विधि के साथ आपके सामने होंगे उपस्थित। अब दीजिए विदा, नमस्कार।